नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो द हेल्थ मैकेनिक्स में। तो बहुत ज़रूरी है कि दिमाग तक ही स्ट्रेस को लेने दें ताकि आपका दिल जो है एकदम फ्री रहे। इससे अच्छा मोटिवेशन फीमेल्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ों ने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया और काफ़ी गाइड किया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता दीवान अपने शो द हेल्थ मैकेनिक्स में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे हम हर वीक अपने साथ एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जिसमें इनर बॉडी एंड आउटर बॉडी को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हम अपने शो के माध्यम से लेकर आते हैं, सो दैट जो आप सोच कर बैठे हैं किस मुकाम तक आपको जाना है वो आसान बन जाए। हेल्थ मैकेनिक शो का सिर्फ एक ही मोटिव पहले एपिसोड से ये रहा है कि सारे के सारे व्यूअर्स को घर बैठे हमारे सक्सेसफुल एक्सपर्ट से टिप मिलते रहें ताकि आपका विजन क्लियर रहे, आप बहुत सक्सेसफुल रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के हमारे शो पे हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, एक इनर बॉडी एक्सपर्ट है और एक आउटसाइड बॉडी एक्सपर्ट है। दोस्तों, आज हमारे शो पे दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ना कि केवल सिर्फ इनसाइड बॉडी की बात करेंगे बल्कि आउटसाइड बॉडी की भी बात करेंगे। आइए मैं आपको मिलाती हूँ हमारे पहले एक्सपर्ट से, डॉक्टर जतिन चौधरी जो कि एक रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एंड हमारे आज शो के दूसरे एक्सपर्ट हैं मिसेस मनमीत कौर जो ओनर है जोई नेल्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं डॉक्टर जतिन के साथ। डॉक्टर जतिन, मैं जानना चाहूँगी आपको क्या मौज उठी कि आपको फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन चूज करना है, एंड देन जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप गोल्फर्स के साथ भी काम करते हैं, आप क्रिकेटर्स के साथ भी काम करते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम करते हैं और बहुत सारे अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट्स देखते हैं। तो ये जर्नी कब कैसे स्टार्ट हुई? जी देखिए, मेरे को बचपन से ही बहुत शौक था क्रिकेट का और मैं खुद क्रिकेटर बनना चाहता था। मैं कुछ लेवल्स पे खेला भी हूँ। उसके बाद जब क्रिकेटर नहीं बना, फिर एक दिन सडनली डिसाइड किया कि अब इंडियन टीम में आना है तो पढ़ के आते हैं। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। वहाँ से मैं पढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। फिर पहला ब्रेक मुझे मिला जब मैं पढ़ रहा था, उसी टाइम मुझे ब्रेक मिला। फर्स्ट ब्रेक 2002 में खालसा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, उनकी क्रिकेट टीम के साथ मुझे ब्रेक मिला एज अ फिजियो वर्क करने का। बट एट दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग, तब मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, बट उन्होंने मुझे पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर दिया था। खालसा कॉलेज क्रिकेट टीम के साथ काम करते करते मुझे फिर ब्रेक मिला बिशन सिंह बेदी क्रिकेट एकेडमी में, जहाँ पे मैंने बिशन सिंह बेदी, अंगद बेदी जो अभी फिल्म स्टार हैं, उनके साथ मैंने 3 साल काम किया, 2003 to 2006। उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस मुझे चांस मिला। डॉक्टर नवीन तलवार हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, मैंने गंगाराम में 2 साल काम किया। फिर बहुत फेमस एक प्लेयर है सानिया मिर्जा, टेनिस प्लेयर, उनका उस टाइम रिस्ट इंजरी हुआ था जिसको ऑस्ट्रेलिया में भी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि विदाउट सर्जरी कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले सानिया मिर्जा मेरे पास आई। जब सानिया को ठीक किया तो उसके साथ साथ यूवी का भी मैं शोल्डर कर रहा था, बट जो मेन इंजरी थी सबसे पहले सानिया मिर्जा की ठीक की थी। उसके बाद वो खेलना शुरू हो गई। उसके बाद फिर युवराज सिंह का लिगामेंट ठीक किया। ये बात धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर तक पहुंची, तो सचिन सर ने फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन कराया एज अ एक्यूपंक्चरिस्ट, एज अ डॉक्टर। वहां से फिर एक अच्छा ब्रेक मिला। तब ये सोच रहा था नया नया आईपीएल शुरू है कि किसी तरह आईपीएल में ब्रेक मिल जाए। बिल्कुल। तो इस बारे में अभी यूवी से डिस्कस कर ही रहा था। इतने टाइम में प्रीति मैम का, प्रीति जिंटा का शोल्डर इंजर्ड हो गया। राइट। प्रीति जिंटा को जब क्योर किया तो फिर जो साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ था, सेकंड आईपीएल था, वो मेरा फर्स्ट आईपीएल था। वहां से मुझे चांस मिला। फिर धीरे धीरे बाकी स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होना शुरू किया, लाइक बॉक्सिंग। फिर एक काफी फेमस गोल्फर है यूएस में, टाइगर वुड्स के मेट है, साथ में खेलते हैं, टीम मेट है, अर्जुन अटवाल। उनको भी यूएस में डॉक्टर्स ने बोला था सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, बट सर्जरी उनकी बचाई। इंडिया आए, वो सर्जरी बचाई, वो ठीक हुए। इस पे टाइगर वुड्स के साथ भी मेरे काफी चैलेंजेस हुए थे कि वो बोल रहे थे उनकी टीम की विदाउट सर्जरी नहीं होगा। यहाँ से फिर इंडिया से उनको विदाउट सर्जरी ठीक करके भेजा। बहुत ही बढ़िया। सो ये एक पैशन ड्रिवन प्रोफेशन बन गया ये आपका। एग्जैक्टली। एंड वो अभी आई थिंक पैशन के हिसाब से पैशन के हिसाब से आईपीएल में मुझे ऑलमोस्ट 15 इयर्स प्रीति मैम के साथ जी। सो अभी भी वो चल ही रहा है कि क्रिकेट में क्या चल रहा है, सारा इंटरेस्ट तो है ही। बिल्कुल। मनमीत जी, मैं पैशन की बात करते करते आपकी ओर आऊंगी। जितने भी लोगों से मैंने आपकी तारीफ सुनी है, सारे पैशन ड्रिवन की बात करते हैं कि मनमीत मैम बहुत अच्छे से मिलती हैं, आपके साथ सेल्फी लेनी है, बल्कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके साथ सेल्फी लेते हैं अब तो मैं ये जानना चाहूंगी कि शुरुआत कैसे करी आपने? तो ये बात होगी आज से कभी 13-14 इयर्स पहले की। तो मैं एक्चुअल में नेल बाइटर हूँ।
अच्छा मैं जी। नेल बाइटर हूँ, तो मुझे ऐसे किसी ने ये बात बोली कि आपके बस का नहीं है नेल्स पढ़ाना, और एक बार मुझे ऐसे किसी ने बोल दिया, तो मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद मैंने नेल्स ग्रो करने शुरू किए, ग्रो करते गए, और जी। आज ये दिन आ गया कि ये ग्रो होते ही जा रहे हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ ऐसे था कि चलो मजाकबाजी में कोई एक सलून ओपन करते हैं, तो मैं और मेरी मम्मी कहीं पे हम लोग मॉल में घूम रहे थे, तो मैंने कहा मम्मी चलो आओ एक नेल्स की सलून ओपन करते हैं। तो उस टाइम पे 2011 में, जी। उस समय इतना नेल्स का कुछ था ही नहीं बिल्कुल। ज्यादा, तो मजाकबाजी में बस सिर्फ ऐसे ही शुरू किया एज अ पैशन है। देखो तभी हमारे अंदर से जो पैशन है, तभी इस जगह तक, इस लेवल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली। और उसके बाद में मजाकबाजी में शुरू किया हुआ एक पैशन था। 6 महीने में सबको खाना वाना फ्री, नेल एक्सटेंशन फ्री, जब समय 3500 की होती थी, बिल्कुल। सबको खिलाना पिलाना, क्योंकि सब मजाकबाजी थी। और फिर उसके बाद में आईलैशेस का आया, तो सबसे पहले मैंने ही किया। हेयर एक्सटेंशन आए, सबसे पहले मैंने किया। तो क्लाइंट्स आकर मुझे बोलते थे कि जो चीज पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलती वो आपके यहाँ मिलती है। बिल्कुल। तो मैंने उस जगह तक जाके अपने उस लेवल को बिल्कुल मेंटेन करके रखा, और आज भी वही मेंटेन है। उसके बाद कितने सलून चेंज किए, और पहुंचते पहुंचते जो चीज मिलती गई, बस यहाँ तक पहुंचते गए, सिर्फ और सिर्फ पैशन। डॉक्टर जतिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतने सालों की कड़ी मेहनत में आपने क्या क्या इमोशनली और फिजिकली पर्सनली फेस किया? बिकॉज सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं होता है। जब हम सक्सेस के पास जा रहे होते हैं तो हम लोग ना दिन देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, ना रात देखते हैं। हम केवल अपना विजन फोकस रखते हुए अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी स्टोरीज हुई होंगी या कुछ ऐसी घटनाएं आई होंगी जिनको आपने फेस किया होगा। ये ऐसी बहुत सारी मैम घटनाएं हुई हैं। जब मुझे आज तक याद है, जब सानिया मिर्ज़ा को इंजरी हुई थी तो यूवी ने उसको रेफ़र किया था। तो ये चैलेंज हो गया था, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब सानिया मिर्ज़ा को ऑल ओवर वर्ल्ड बोल दिया गया था कि कभी ठीक नहीं होगी और खेल नहीं पाएगी इवन आफ्टर सर्जरी। वो एक बहुत टफ टाइम था, क्योंकि मीडिया में तब ये आना शुरू हो गया था कि एक यंगस्टर आया और उसने चैलेंज कर दिया कि आपको बिना सर्जरी के ठीक कर देंगे। वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज मोमेंट था मेरी फैमिली के लिए। एक ये मोमेंट, और एक मोमेंट मुझे कभी नहीं भूलता, जब वर्ल्ड कप जीते थे 2011, युवराज और मैं ऐसी बात कर रहे थे मस्ती मजाक में, और उसको थोड़ा सा कफ हो रहा था जैसे मैम को हो रहा है, तो हमने वैसे ही कहा कि चलो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आपका एक चेकअप करते हैं। एक न्यू एमआरआई सेंटर खोला था। अब न्यू एमआरआई सेंटर में क्या था, सबसे पहले जैसे युवराज को हमने किया, ओपनिंग पे यूवी आया हुआ था, तो होता है जैसे कि आप एक बार मशीन में जाओ, जैसे ही आप मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही एमआरआई मशीन के अंदर यूवी एंटर हुआ, जो रेडियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर कोहली, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि यार ये एक गांठ लग रहा है, एक ट्यूमर लग रहा है। वो एक ऐसा मोमेंट था, क्योंकि यूवी एक एल्डर ब्रदर की तरह रहा है, तो इतना इमोशनल मोमेंट था कि युवराज को कैसे हो सकता है। वहां से इमीडिएटली हमने वापस दूसरे डॉक्टर्स के पास भागे, चेस्ट स्पेशलिस्ट को घर बुलाया, सारा चेकअप कराया। और आप माने वो मोमेंट ऐसा था युवराज के लिए, मेरे लिए, युवराज की मदर के लिए। और उसके बाद जब उसके फर्दर टेस्ट शुरू हुए, मेरी खुद मैरिज थी उस टाइम, सारे मेरे को प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े थे, बिकॉज जिस दिन मैरिज थी उस दिन यूवी की रिपोर्ट आई, बायोप्सी रिपोर्ट की, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो आप ये सोचें, सारा मेरा जो भी मैरिज के बाद एक इंसान अगर घूमने जाता है कहीं, मुझे सब प्लान्स एकदम कैंसिल करके यूवी के हेल्थ पे फोकस करना पड़ा। तो वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था कि एक वर्ल्ड कप जीते हैं, युवराज उस टाइम पीक पे था, और एकदम ऐसा कैंसर जैसा प्रॉब्लम आ जाना, बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा इमोशनली हमें ब्रेक डाउन कर गया था। तो आपने उसको कोप अप कैसे किया? कोप अप बस मैम, सारे फैमिली फ्रेंड सब एक साथ रहे, युवराज की फैमिली, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स हो गए। हमें यह था कि बस इसको किसी तरह ठीक करना है और आगे अगेन फोकस की बात आगे फोकस की बात है। Again इनफैक्ट focus. इतना स्ट्रेसफुल टाइम था उस टाइम, माय वाइफ गॉट प्रेग्नेंट नेक्स्ट ईयर, तब भी इतना स्ट्रेस चल रहा था मेरी लाइफ में, यूवी की लाइफ में। यू नो जया, बिल्कुल, तो जो बेबी हुआ मेरा, वो भी प्रीटर्म हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। राइट, प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैमिली के लिए, बिकॉज मीडिया में रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। जी, इतना स्ट्रेस बढ़ता गया, मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, उस वजह से इतना स्ट्रेस बढ़ता गया कि वाइफ की प्रेगनेंसी भी आप सोचें कॉम्प्लिकेशन है। बेबी मेरा जो हुआ प्रीटर्म हुआ 7 मंथ, जी, सो इतना कुछ पे करना पड़ा। जी। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ एक टिप देना चाहूँगी कि सक्सेस के रास्तों में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। हम सब एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम आप सबके लिए इसीलिए अपनी स्टोरीज को ओपन अप कर रहे हैं कि अगर कोई परेशानी आती है तो आप भी एक्सपर्ट हेल्प लीजिए। हो सकता है कि वो परेशानी जो एक स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी उछालती है, वो ब्रेक लगाने से थोड़ी कम हो जाए। एंड जैसे नामुमकिन जैसी मुमकिन चीज़ें डॉक्टर ने खुद बाकी लोगों के लिए करी, लेकिन खुद थोड़ा सा अटक गए। तो आप सब प्लीज़ ध्यान रखिए
किसी भी लेवल पर जाकर आप ये नहीं सोचिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, तो मैं किसी और एक्सपर्ट के पास कैसे जा सकता हूँ। इस शो के माध्यम से हम यही सभी व्यूअर्स से हम तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप शुरुआत में ही अपनी कंडीशन को पकड़ लेंगे ना, तो इतना बड़ा बनेगा ही नहीं। वापस लौटना है हमारे दूसरे एक्सपर्ट के साथ। मनमीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हालांकि शुरुआत से ही मैं आपको बहुत क्लोजली जानती हूँ, ऑफलाइन जानती हूँ, आज ऑनलाइन बता रही हूँ सबको, कि मैंने देखा है कि आपने भी बहुत स्ट्रगल करी। आपका शुरुआत तो शायद, जैसे आप बहुत प्यार से बता रही है, मजाक की हो गई, लेकिन आपने दिन रात मेहनत पूरी जान लगा के काम किया। तो आपने क्या क्या कहना बहुत ही आसान होता है कि आज मुझे देखकर बोलते हैं कि आज जॉयनिंग्स में हर चीज़ अवेलेबल है, वो हमेशा हंसती रहती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर देखेंगे joinins.com पे, तो मैं एवरी डे एक IGTV बनाती हूँ। बाहर से मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स जो मतलब मेरे पास आ नहीं सकते, मैं क्लाइंट्स नहीं बोलती, मैं फैमिली बोलती हूँ। एब्सोल्युटली। वो लोग बोलते हैं रोज, जब तक हम सुबह पहले चाय पीते हैं, पहले हम आपका IGTV देखते हैं। लोगों को वो जीना सिखाना, बिल्कुल। जब तक जिस पर खुद कुछ नहीं पड़ता तब तक उस चीज का एहसास नहीं होता। एक होता है थ्योरी, हम किस चीज को पढ़ लेते हैं तो आज हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल, जब तक आपके साथ में कुछ ना हुआ हो तब तक, यस, तब तक कहीं ना कहीं पे मैं थी 2013 में वेंटिलेटर पे, और तब तक डॉक्टरों ने ये कहा था कि ये नहीं बचेंगी। और 1 महीना वेंटिलेटर पे रहने के बाद, मतलब मुझे तो होश नहीं है, खैर जो सब बताते ही हैं कि सब रोज साइन करते थे कि बस ये गई, आज ये कर रहे हैं, और 20 मिनट का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, और आप यहाँ पे साइन कीजिए और आप ये कीजिए। तो तभी मेरे गले में समय प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि वेंटिलेटर के बाद में कहीं ना कहीं गले में काफ़ी रैशेज और ये सब बढ़ जाते हैं, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो जिंदगी जो मैंने देखी, ना भगवान किसी को दिखाए और ना ही कोई देखे, उसके बाद भगवान ने मुझे वो कुछ दिखाया, वो जिंदगी जीने सिखाई। मेरी हेल्थ, आप कहें तो मैं 2 साल बेड से भी नहीं उतरी। आप सोचे मेरे हेयर यहाँ तक थे, इतने से भी नहीं बचे। आप सोचे मेरा फेस, मेरा 95 kg वेट हो गया था जी। मेरे को चलने से भी प्रॉब्लम होती थी। 2 साल मैंने अपने आप को सोचा था कि बस मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। 2 साल में अपने सलून भी नहीं गई। उसके बाद एक दिन आया कि नहीं, जिंदगी जीनी है। बस वो मोमेंट था 2015 से लेकर और आज तक जो मेरे साथ होता गया। मैं बताती हूँ ये करो, जो मेरे साथ बुरा होता है मैं कहती हूँ आप ये मत करो। और बहुत कुछ हुआ, कहना आसान है, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी सिर्फ 10% है। अगर आज हम सोचें कि आपकी लाइफ और मेरी लाइफ में क्या फ़र्क है, तो अगर आपका 100% है तो मेरा 10% है। पूरा दिन मैं एक टांग पे खड़े होकर 100 से 150 क्लाइंट मेरे यहाँ पे पूरे एवरीडे लाइन लगती है, जिसमें आप सोचे तो एक से एक हायर क्लास के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम अमेरिका से आए हैं, हम अभी भी आए हुए हैं काफ़ी लोग, और जब मैं आपसे मिलने आई हूँ काफ़ी लोग आते हैं कि हमें हमारी हेल्थ बताइए। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताती हूँ, ये कीजिए ये मत कीजिए। हमारे स्ट्रेस ने हमें कहाँ तक जाकर छोड़ा है लास्ट 2 ईयर से, हम सोच भी नहीं सकते जी। अगर आज हम देखें तो सबकी पिगमेंटेशन और सबका, आप सोचे 9 साल के बच्चे का भी हेयर फॉल ऐसा है कि जब वो लाइन में लगा हुआ बच्चा मेरे पास में आता है तो उसकी मम्मी बड़े प्यार से कहती है कि 1 साल पहले दीदी इसका इतना हेयर था। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देखकर, और देखते हैं तो इतना ही हेयर है। जैसे ही उस हेयर को ऐसे टच किया जाता है तो वो हेयर स्कैल्प से यूं निकल रहा है। और आप ये सोचें कि उस जगह तक, उस बच्चे तक और उसकी मम्मी तक बैठकर ये सोचे कि ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हैं जी। ये प्रॉब्लम आफ्टर कोविड जी 99% लोगों को है, जिसमें हमारी हेल्थ आज कहाँ तक ही पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारा हेयर फॉल स्कैल्प का। उसके बाद हेयर को रखना कैसे है, पहले हम हेयर को बांध के रखते थे, बांध के रखने से भी हमारा हेयर डैमेज होता है। अपने हेयर को सीधा रखें। वॉश करने का तरीका पहले ऐसे होता था, अब हम कहते हैं, मैं कहती हूँ, ये सब मेरी अपनी नॉलेज है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सीधा ही रखें, वॉश देन मास्क लगाना जरूरी है। कंपनीज ने शैम्पू में से मास्क निकाल दिया है लास्ट 2 ईयर से। देन बहुत देर तक टॉवल रैप ना करके सिरम लगा के कॉम करनी है। कुछ ना कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं आफ्टर केयर, जो अब हमें फॉलो करनी है। बहुत बढ़िया। और आप इस चीज को देखेंगे, कहाँ तक मेरे वीडियोस देखकर लोग कहते हैं घर पे बैठे ही हम 30 से 40% ठीक हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर जतिन। जैसे एक टिप अभी मनमीत मैम ने दिया सबको, एक टिप मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो मैं खुद देखती हूँ
आई एम श्योर आप भी बहुत रूबरू होंगे, जो कॉरपोरेट कल्चर चल रहा है आजकल, वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो चुका है, हर कोई अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मोशनलेस सी लाइफ हो गई है, रोबोटिक लाइफ हो गई है। तो उसके लिए आप क्या टिप दोगे एज एन एक्सपर्ट की जो बैक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो नी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे जूझते हुए लोगों उसके लिए को? मैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली किसी गाइडेंस के अंडर प्रॉपर वर्कआउट करें जिससे आपके मसल्स फिट रहें। सेकंड, जैसा आप खुद डाइटिशियन हैं, लोग अच्छा डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें और एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लें। बिल्कुल। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका डाइट अच्छा है, आप 1 घंटा वर्कआउट करते हैं प्लस आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आपको जल्दी कोई बीमारी इंटरनल या कोई बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम आए। कुछ ऐसा जी। होना बहुत मुश्किल है अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। इस पे एक छोटा सा टिप देते हैं व्यूअर्स को। आपने तो एक बहुत ब्रॉड टिप दे दिया जिसमें सब कुछ ही कवर हो गया। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बोला कि पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें अब बढ़ चुकी हैं जो पहले नहीं थी। कोविड हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अगर अब हम सतर्क हो ही चुके हैं तो क्यों ना अपने खाने पीने पे, अपने मोबिलिटी पे, अपने चलने फिरने पे, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इस पे नियंत्रण रख कर चलते हैं। अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम आती भी है या आउटसाइड इफेक्ट आता है किसी प्रॉब्लम का, तो उसको कितने सुंदर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम सब एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के भी आइडल्स हैं, हमारे भी मेंटर्स हैं। आइडल्स वो होते हैं जिनसे हम बात नहीं कर सकते, जैसे जिनको हम भगवान का रूप बोलते हैं, और हमारे मेंटर्स वो होते हैं जो हमारे गुरुजन हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि प्लीज़ आप अपना एक्सपर्ट मेंटोर या एक मेंटोर ऐसा अपने साथ रखें जो आपको ना ही सिर्फ फिजिकल वेलनेस देगा, तो आपको इमोशनल वेलनेस भी देगा। इमोशनल वेलनेस पे मनमीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो इतने सारे लोग अब अलग अलग माइंडसेट के आते हैं रोज़ आपके पास, और आई एम श्योर कि वो कुछ ठीक कराने आ रहे हैं तो वो खुश तो आपके पास आ नहीं रहे। तो इतने सारे लोग जब बिना खुशी के आते हैं और आप अपने खुशी के प्यालों में से सबको खुशियां बांट रही होती हैं, तो मनमीत कौर क्या सोच रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि वो तो सिर्फ बांट रही है। जब मेरे पास काफी लोग आते हैं रोज के रोज परेशान होके, अगर मैं ही उनको परेशान होके दिखाऊंगी तो उनका स्ट्रेस लेवल कहाँ तक जाएगा। कुछ खुशियां जो मेरे पास है वो मैं उनको देती हूँ, बहुत ताकि वो खुशियों से जब वो अपने घर वापस जाएं तो उनको एक होप मिले, उनको जिंदगी की एक होप मिले कि हाँ, मुझे अब अपना सब कुछ ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं पे स्किन की टिप्स, आफ्टर केयर, डूज एंड डोंट्स पहले बताते हैं, हेयर अब कैसे रखना है, चाहे आपको काम करवाना है या नहीं करवाना, कहीं ना कहीं पे जिंदगी की वो होप मैं उनको देती हूँ। जिस जगह से मैं वापस आई हूँ सबको पता है, तो कहीं ना कहीं पे उनको जिंदगी जीने का एक मोटिव मिलता है। तो मतलब आप व्यूअर्स को ये बताना चाह रहे हैं जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा वो आप सबको रोज सिखा रहे हो? बिल्कुल, अपनी लाइफ को स्ट्रेस लेस जीना चाहिए। आपकी लाइफ में किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस है तो आप जी ही नहीं सकते। आपकी हेल्थ इतनी अच्छी होनी चाहिए जिंदगी में। अगर आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर आप पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव देखते ही जाएंगे तो आप जिंदगी जी ही नहीं सकते। आपको जब अपनी जिंदगी में जीना है हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचेंगे आपकी लाइफ भी बिल्कुल पॉजिटिव ही जाएगी। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर जतिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे वही बात है, खुशियाँ आप भी बांट रहे हैं, ठीक, आप सबको कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई पेन में होता है उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि मैं बेड से नहीं उठ सकता, मैं खेल नहीं सकता। तो मैं जानना चाहूँगी क्या आप सिर्फ सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, क्रिकेट टीम्स के साथ ही जुड़े हुए हैं, या एक कॉमन व्यक्ति भी अपनी कंप्लेंट लेकर आपसे उम्मीद कर सकता है कि ठीक हो जाऊँ? बस क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज के अलावा उनसे ज़्यादा मेरे पास कॉमन पेशेंट्स आते हैं। मेरा क्लिनिक है हकीकत नगर में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं डॉक्टर जतिन के नाम से। आप वहाँ पे सारा जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, कॉमन पेशेंट्स हैं, दोनों को एक साथ ही देखा जाता है। सो अच्छे से उनका वहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है जी। ऑन एन एवरेज एक पेशेंट को ठीक होने में कितना ड्यूरेशन लगता है डॉक्टर? ये मैम डिपेंड करता है पेशेंट का प्रॉब्लम कितना है, बट हमारा जो मेन मोटिव रहता है ये रहता है कि पेशेंट, स्पेशली जो स्पोर्ट्स इंजरीज लेके आते हैं या जिनको मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स है, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि उनकी सर्जरीज हम बचाएं। सपोज अगर एक लिगामेंट इंजरी का पेशेंट है, नी लिगामेंट इंजरी हो गई, एसीएल इंजरी हो गई, नॉर्मली उसकी सर्जरी की जाती है। तो हमारा पहला मोटिव ये रहता है कि किसी भी पेशेंट की कोई भी मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम हो उसकी सर्जरी बचाई जाए।
अब सर्जरी अगर एक पेशेंट कराते हैं, देखिए सर्जरी एक दिन का काम है, बट उसको रिहैब करते करते 5 to 6 months लग जाते हैं। बट अगर आप लिगामेंट्स को विदाउट सर्जरी हमारे सेंटर पे ट्रीट करते हैं, उसमें चांसेस अच्छे हैं। हम एटलीस्ट अगर 100 पेशेंट आते हैं, 100 में से 80% लोगों की सर्जरी हम कामयाबी मतलब अच्छे से बचा पाते हैं। 20% ऐसे होते हैं जिनको फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, दैट इज लास्ट रिजॉर्ट। बट अगर आप 100 में से 80% पेशेंट्स जो कि स्पोर्ट्स में हैं या यंगस्टर्स हैं जिनको इंजरीज, अगर आप सर्जरी बचा लेते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो इसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 सेशंस, 15 to 20 डेज लग जाते हैं। तो इस दौरान जितने भी मरीज आपके पास आते हैं, जैसे कि आपने पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बताया कि डाइट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर पे ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप सर्जरी मत कराइए, रुक जाइए। जहाँ पूरा का पूरा जो उन पे प्रेशर है वो एक सर्जरी का है, उनकी फैमिलीज बोल रही हैं कि आप सर्जरी कराइए, काम खत्म करिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो कितना प्रेशर आपको झेलना पड़ता है या आप गुजरते हैं उस प्रेशर से कन्विंस करने के लिए कि नहीं हम हैं? जी देखिए, ये 50-50% है, बिकॉज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मेरे को भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं, तो लोग जानते हैं कि ये सर्जरी यहाँ आएंगे बच जाएगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता है कि अगर फेलियर रहा तो फिर उस पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। बट वो पेशेंट को हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही सारा प्रोटोकॉल समझा देते हैं कि इससे आपको ये बेटर होगा। इनकेस अगर आपका रिपोर्ट ठीक नहीं आता, देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। इनकेस अगर रिपोर्ट ठीक नहीं भी आता, तो भी ट्रीटमेंट का एक बेनिफिट है कि जो प्री सर्जरी रिहैब है, हम पेशेंट को साथ साथ वो कराते रहते हैं, जिससे अगर सर्जरी करनी पड़े तो जो पोस्ट सर्जरी रिकवरी है वो फास्टर हो जाती है। जो 6 months में होनी है वो 3 months में ही हो जाती है। सो ट्रीटमेंट का दोनों तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बेनिफिट ही है। अगर आप ठीक हो जाते हैं, सर्जरी बच जाती है, वो तो बहुत बड़ी बात है अपने में। अगर नहीं भी होता इनकेस, जो मैंने आपको बताया 20% रेशियो ऐसा है, सर्जरी नहीं बचती, सो उसमें भी आपको पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब जो है वो टाइम आपका पीरियड कम हो जाता है, वो 6 months की जगह 2 to 3 months रह जाता है। तो आप दोनों तरफ से ही बेनिफिटेड रहते हैं। मनमीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे कि 100% जो उनके पास पेशेंट्स आते हैं, तो जैसे 100% मैं भी बोलूँगी आपके पास भी पेशेंट्स ही आते हैं सुंदर बनने के लिए, अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए, तो उसमें कितना % आपको चांसेस लगता है कि आप फर्दर डैमेज उनका बचा देते हो? और फिर जैसे आप केयरिंग की टिप्स देते हो उनको कि आप ये केयर कर लो, आप वो केयर कर लो, तो कितने हद तक उनको रिजल्ट्स घर बैठे ही मिल जाते हैं? एंड डेफिनेटली आपके सपोर्ट से जो एक बड़ा डैमेज होता है वो टल जाता है या फिर वो होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि हर क्लाइंट का कैसे में कैसे है, राइट। अगर हम सोचे तो कोई क्लाइंट की प्रॉब्लम 80 से 90% है, उसकी एवरेज कम रहेगी। किसी के अगर हम फर्स्ट डे से ही अगर हम आफ्टर केयर फॉलो करते हैं, सपोज अगर एक 20 साल का बच्चा है, उसने थेरेपी करवा ली, उसका जिंदगी में कभी भी हेयर डैमेज नहीं हो सकता। किसी का हेयर पे बहुत ज्यादा ब्लॉन्डर एंड बहुत कुछ किया हुआ है तो उसकी परसेंटेज कम रहती है, तो उसको पहले बताया जाता है इस हेयर पे ये काम। हम लोग एक ही हेयर पे 3 से 4 तरह के ट्रीटमेंट अलग अलग करते हैं। बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि हम एक ही रिबॉन्डिंग है, एक ही काम अगर हम किसी भी सलून में जाते हैं वो पूरे ही हेयर पे कर देते हैं, जो हमारा डाउन का जो जितना भी हेयर होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो हम लोग करते हैं अलग हेयर पे अलग ट्रीटमेंट, अलग स्किन पे अलग काम, हर तरह का अलग अलग काम। तो ये सब है। हाँ डॉक्टर जतिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंजरीज से बचने के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किन किन बातों का ध्यान रख सकता है? जी देखिए, इसमें कई चीज़ों का एक स्पोर्ट्स पर्सन को ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है जिससे आपके मसल्स बिल्कुल स्ट्रांग रहें, ताकि आप जो भी गेम खेल रहे हैं, आजकल क्या है, आप किसी भी यंगस्टर को देखें, किसी एक बॉलर को, अगर सपोज कोई क्रिकेटर है, बॉलर है, मे बी शोएब अख्तर, ब्रेटली, यंगस्टर्स क्या करते थे, उनको देखते हुए फॉलो करते थे कि हमें इतनी स्पीड से ही बॉल करना है। बट उतनी स्पीड से बॉल करने के लिए शोएब अख्तर या ब्रेटली ने क्या डाइट लिया, कितना एक्सरसाइज किया, वो कोई नहीं फॉलो करता था, जिससे इंजरी चांसेस नहीं, वो इंजरी होना ही होना है, कुछ ना कुछ आपको मस्कुलोस्केलेटल बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम आना है। सो पहले आप ये देखें आप किस गेम में है, उस गेम में आपके गेम का एक्सरसाइज का, डाइट का क्या डिमांड है, कितना आप किस लेवल पे खेल रहे हैं, अंडर 16, 19, आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उसके हिसाब से आपको एक फिक्स प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि आपके साथ एक डाइटिशियन हो, आपके फिजियो हो, आपके फिजिकल ट्रेनर हो, जो आपको प्रॉपर गाइड करे। प्लस आपको गैजेट्स जो भी होते हैं, सपोज अगर एक क्रिकेटर है, बैट्समैन है, तो प्रॉपर अपना जो गैजेट्स हैं, पैड्स हो गए, एल गार्ड हो गया, एल्बो गार्ड हो गया, हेलमेट है, ये सब डाल के खेलें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैम जरूरी है, इनके साथ आजकल जो नया ऐड हो गया है, आप क्रिकेटर या फुटबॉलर या आप टेनिस प्लेयर है, जो भी आप स्पोर्ट में है, आप फिजियो, डाइट एंड फिजिकल ट्रेनर को साथ में, प्लस साथ एक साइकोलॉजिस्ट जरूर रखें, बिकॉज आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, आधे से ज़्यादा
आधे से ज्यादा नहीं, सभी स्पोर्ट्स पर्सन इतना मेंटल स्ट्रेस में है कि उसी वजह से जी। हेल्थ उनका जो है डीजनरेट होता जा रहा है। सो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की बहुत जरूरत है। जी, बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ एक टिप देना चाहूँगी, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एसिडिटी से लेकर कैंसर तक, जब हम उनके लिए डाइट प्लान करते हैं, हम उनके लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं, तो हम साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल वेलनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। इसीलिए जब भी आप खाना खाने बैठें, प्लीज़ सारे के सारे इमोशंस को इतना खूबसूरत बना लें कि सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों आपके आसपास। जैसे बिल्कुल प्रसाद रूप में मिला, बहुत अच्छे से खाते हैं, वैसे ही खाइए। मनमीत जी, मैं आपके पास वापस आऊँगी। जी। जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि सारे फैक्टर्स अपनी-अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। मनमीत जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगी। जी। जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, तो आप अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, उनको क्या सजेशन देते हो, या फिर हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या सजेशन दोगे कि कैसे वो अपना ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले जब तक हमारा मेंटल स्ट्रेस कम नहीं है, हमारा डाइट, हमारी स्लीपिंग, पानी पीना, फ्रूट्स खाना और आफ्टर केयर बहुत बड़ी बात है। कोई भी काम करवा रहे हैं, हम स्किन का करवा रहे हैं, हम हेयर का करवा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे घर पे, चाहे टेम्परेरी या परमानेंट, आपको आफ्टर केयर डूज एंड डोंट्स फॉलो करने बहुत ही ज़रूरी है। वॉश करने का तरीका, खुश रहना, टाइम से डाइट करना, बहुत पानी पीना। जब तक आपका स्ट्रेस आपके साथ में है, आपको कुछ भी अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। कहीं भी जाके आपके रिजल्ट्स कम रहते हैं। जब तक आपको हेयर वॉश करना नहीं आता, आपने आज महंगे शैम्पू एंड मास्क ले लिया, आपको वॉश करना नहीं आता, आपने टॉवल रैप कर दिया, ले देके आपके हेयर में ब्रेकेज, डैमेज और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे में डीटैंगल स्प्रे यूज करें, वॉश करने का तरीके को फॉलो करें, 15 दिन में घर पे ही स्पा करें। किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज हमें अपने हेयर को ग्रो कैसे करना है, सबसे पहला मेरा मेन मोटिव रहता है हाउ टू ग्रो योर हेयर। मेरा मेन सिर्फ जी। यही रहता है। तो कहीं ना कहीं पे आपका हेयर ग्रो कैसे कर सकता है, 50% आप, आपकी हेल्थ, आपका स्ट्रेस, आपकी डाइट, आपकी पानी, आपकी हर चीज अंदर से बाहर से उसको वॉश कैसे करता है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रखना है और हमें क्या क्या नहीं करना है। स्कैल्प का होने के पास डॉक्टर के पास जाना आपका जरूरी है, आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। B12, विटामिन डी आज की डेट में सब में कम है। ये प्रॉब्लम्स आने पर आपका स्कैल्प का हेयर फॉल रहेगा। तो ये सब है। वॉश करने का तरीका, आपका सबसे पहले खुश होना आपके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर जतिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक छोटा सा टिप जो आप सारे के सारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। इनफैक्ट इसको मैं ऐसे बोलूँगी, जो बड़े यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो एस्पायर करते हैं आपको देखकर कि वो आपके जैसा बने, उनको फोकस करते हुए आप सभी बच्चों को, सभी डॉक्टर्स को एंड हमारे व्यूअर्स को क्या टिप देना चाहोगे? बी पैशनेट फॉर योर वर्क, फोकस, डू हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। वंडरफुल। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, फोकस बहुत जरूरी है। फोकस बहुत जरूरी है, पैशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर थैंक जतिन। यू। मनमीत मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक टिप जो आप नॉन वर्किंग वुमेन को, वर्किंग वुमेन को, यंग स्टूडेंट्स को जो नए नए कॉलेज जा रहे हैं, उन लड़कियों को, स्पेसिफिकली लड़कियों को, बिकॉज आप बहुत लड़कियों के आइडल हो, वो आप क्या देना चाहोगे? हेल्थ इज वेल्थ। और बाकी रोज की टिप्स होती हैं जो इंस्टाग्राम पे joynails.com पे एवरीडे बहुत सारे लोगों के लिए दी जाती हैं। तो इंस्टाग्राम पे joynails.com पे फॉलो करें, तो बहुत तरह की टिप्स हैं जो आपको वहीं पे मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया। मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया Thank you. करना चाहूँगी, आप हमारे शो पे आए। एंड व्यूअर्स, आज जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों बातें करी, अंदर से हीलिंग कितनी ज़रूरी है और बाहर से खूबसूरती और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों कॉम्बिनेशन तभी चल सकते हैं अगर कॉम्बिनेशन में चलें। तो कंक्लूजन में ये निकल कर आया कि आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे सक्सेसफुल एक्सपर्ट्स ने बताया। आपको सोने का बहुत ध्यान रखना है एंड आपने ऐसे ही एक्सपर्ट्स के पास जाकर सलाह लेनी है जो डेफिनेटली सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं, पैशनेट भी हैं अपनी लाइफ के। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे हम आपसे अगले हफ्ते और नए एक्सपर्ट्स के साथ और बहुत सारे टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।